हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हमारी ये सेकंड बुक्स चल रही है। जानते रहिएगा, मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं आपको पता है कि उन सारी बुक्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारी ये सेकंड बुक्स चल रही है। जानते रहिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जानते रहिएगा, 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। देखिए ऑप्शन में है वेद, बी नंबर पे पुराण, सी नंबर पे उपनिषद और डी में है पंचतंत्र। जानते रहेगा पंचतंत्र, जो डी ऑप्शन है पंचतंत्र, जानते रहेगी ये साहित्यिक इतिहास, जो इतिहास भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशाख दत्त द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल की राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। तो जानते रहेगा वह जो शास्त्र है वह है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन ईरानी लेखक व विद्वान था जिसके लेख ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानते रहेगा वो इतिहासकार है हेरोडोटस। हेरोडोटस देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहेगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण हमें किस प्रसिद्ध स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो जानते रहिएगा समुद्रगुप्त की जो विजय का जो विवरण है वो हमें प्राप्त होता है इलाहाबाद की स्तंभ लेख। तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन इतिहास जानने का पुरातात्विक स्रोत नहीं है। देखिए ऑप्शन में अभिलेख, बी नंबर पर है वेद, सी नंबर पर है मंदिर और डी में है मुद्राएं। तो जानते रहिएगा जो वेद हैं, वेद जो है जानते रहिएगा ये इतिहास जानने का पुरातात्विक स्रोत नहीं है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे, मतलब वेद जिसमें आया है। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में वो कौन विदेशी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत की स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जानते रहेगा वो इतिहासकार है अलबरूनी। तो अलबरूनी देखिए कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो अब इसमें देखिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए आया है, ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जानते रहेगा ये लकड़ी का हल प्रयोग करते थे ये सत्य है, तो ये असत्य नहीं है। बी नंबर पे देखिए सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधुवासियों को है, ये भी बात सही है। फिर देखिए सी नंबर पे है नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। जानते रहेगा सैंधव सभ्यता के लोग नहरों द्वारा सिंचाई नहीं करते थे बल्कि बांध बना के किया करते थे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा, सी को क्लिक कर देंगे। सैंधव सभ्यता से संबंधित जो कथन असत्य है वो यही है, ऑप्शन नंबर सी, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो जानते रहिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंधु का बाग कहा गया है और मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 15 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतिहासकारों की राय में हड़प्पा संस्कृति का विनाश कैसे हुआ। देखिए ऑप्शन में है एक भूचाल के बाद, बी नंबर पे है भारी बाढ़ से, सी नंबर पे है महामारी से और डी में है उपयुक्त सभी कारणों से। तो जानते रहिएगा इतिहासकारों की राय में हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ था वो भूचाल के बाद भी वो मानते हैं, भारी बाढ़ भी कारण मानते हैं और महामारी भी मानते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो गया उपयुक्त सभी कारणों से, डी नंबर को हम क्लिक कर दें। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। तो चूंकि हड़प्पा के लोग एक से ज्यादा चीजों की पूजा करते थे, तो पहले हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए में है प्रजनन शक्ति की, बी नंबर पर है इंद्र की, सी नंबर पर हाथी की, डी में आया है नीम के वृक्ष की। तो जानते रहिएगा चारों ऑप्शन की बात करें, जो हड़प्पा संस्कृति जो लोग थे वो पूजा करते थे प्रजनन शक्ति की या फिर मातृ देवी की। देखिए प्रजनन शक्ति आया है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य लोग भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो जानते रहिएगा जो आर्य लोग थे वो भारत में सबसे पहले बसे थे पंजाब और राजस्थान में। तो जानते रहिएगा सबसे पहले कहां बसे थे, पंजाब और राजस्थान में। तो हम यहां ऑप्शन में देखेंगे पंजाब या राजस्थान कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही आ गया है पंजाब, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा जो आर्य लोग थे वो सबसे पहले भारत में पंजाब और राजस्थान में बसे थे, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में आए थे, याद रखिएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत की मुख्य लिपि क्या थी। तो जानते रहिएगा प्राचीन भारत की जो मुख्य लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि देखिए कहाँ है,
है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों ने दस्यु किसे कहा है। तो जानते रहिएगा जो आर्य लोग थे उन्होंने दस्यु बोला है भारत के मूल निवासियों को। जानते रहिएगा ये दस्यु जो थे, जानते रहिएगा ये एक प्रकार की जनजाति थी कि जब ये आर्य लोग पूजा पाठ किया करते थे तो उनकी कुछ सामान को चुरा कर भाग जाया करते थे या ऐसी कुछ घटनाएं मिलती तो उनको इन्होंने दस्यु बोला था। तो जो जनजाति थी वहां की, जो भारत देश की ही जो जनजातियां थी उसको उन्होंने दस्यु बोला है। तो जानते रहिएगा, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा जो डी है कि भारत के जो मूल निवासी का मतलब भारत के रहने वाले ही जो थे उन्हीं को उन्होंने दस्यु बोला है, जानते रहिएगा। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो जानते हैं चारों वेद में जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आमतौर पर नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि, क्यों कहते हैं नगरीय सभ्यता, इसलिए कहते हैं नगरीय सभ्यता क्योंकि वहां बहुत ही बड़े बड़े नगरों के अवशेष मिले हैं। तो वहां बड़े नगरों के अवशेष मिलने की वजह से ही उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। और देखिए ऑप्शन देखिए ए में ही आया है कि वहां खुदाई में विशाल नगरों के अवशेष मिले, क्योंकि बड़े बड़े नगरों के वहां साक्ष्य मिले हैं इसलिए उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए होगा, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा की संस्कृत का विस्तार कहां से कहां तक था। तो जानते रहिएगा हड़प्पा संस्कृत का जो विस्तार था वो सिंध से लेकर पंजाब तक था। तो सिंध से पंजाब देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, सिंध और पंजाब, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रधान केंद्र किसे माना जाता है। तो जानते रहिएगा सिंधु सभ्यता के जो प्रधान केंद्र थे वो एक नहीं कई थे। तो देखिए पहला नंबर जैसे हड़प्पा हो गया, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो हो गया, तीसरा आपका कालीबंगा हो गया, चौथा आपका लोथल हो गया, पांचवा आपका धौलावीरा हो गया और जो छठा था वो राखीगढ़ी। तो आप कह सकते हैं कि 6 नगर थे जो वहां के मुख्य केंद्र माने गए हैं। फिर से नाम बता दे रहे हैं आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये सब क्या थे, प्रधान केंद्र थे। तो इन सभी में हम देखेंगे कोई नाम आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में आ गया है हड़प्पा, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक करें। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित नगर है। तो जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नगर है। तो सिंधु घाटी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जानते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। लोहा देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतिहासकारों ने सैंधव सभ्यता काल का निर्धारण क्या माना है। तो जानते हैं कि जो इतिहासकार है उन्होंने सैंधव सभ्यता का जो काल का निर्धारण माना है वो माना है लगभग 3200 ईसा पूर्व। तो 3200 ईसा पूर्व देखिए यहाँ पे, चूंकि ऑप्शन अभी यहाँ कट रहे हैं चूंकि वो दूसरे पेज में जा चुके हैं, तो आप अपने से नोट कर लेंगे लगभग 3200 ईसा पूर्व। लेकिन जानते रहिएगा अगर प्रेजेंट की बात करें, जान ले आधुनिक जो टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो रेडियो कार्बन आपने नाम सुना होगा, तो रेडियो कार्बन जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके अनुसार जो विद्वान है वो मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। तो जानते रहिएगा रेडियो कार्बन के अनुसार जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना गया है। अभी आधुनिक की बात कर रहे हैं। और जो पहले के जो विद्वान थे उन्होंने अनुमान जो लगाया था वो लगभग 3200 ईसा पूर्व लगाया था, जानते रहिए। तो अगर आ जाता है 3200 ईसा पूर्व तो 3200 ईसा पूर्व को आप क्लिक कर देंगे। लेकिन जहां बात आएगी रेडियो कार्बन की तो आप वहां पे ऑप्शन देखेंगे 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे। देखो ऑप्शन में है वर्षा के देवता इंद्र की, बी नंबर पर ऊर्जा प्रकाश के देवता सूर्य की, सी नंबर पर धन की देवता लक्ष्मी और डी में है निर्माता के देवता प्रजापति विश्वकर्मा की। जानते थे कि जो आर्य लोग थे वो पूजा करते थे वर्षा के देवता इंद्र की। तो वर्षा का देवता इंद्र देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था। तो जानते हैं कि जो वैदिक युग था उसमें ग्राम के जो समूह होते थे उसे विष कहा जाता था। विष देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। तो जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में गायों का प्रयोग किया जाता था। गाय देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक युगीन सामाजिक जीवन में कुल वर्ण एवं आश्रमों की संख्या थी। तो फिर से क्वेश्चन बोल दे रहे हैं 24 नंबर, वैदिक युगीन सामाजिक जीवन में कुल वर्ण एवं आश्रमों की संख्या थी, तो कितनी थी। तो जानते हैं कि वैदिक युग में जो सामाजिक जीवन में कुल वर्ण एवं जो आश्रमों की जो संख्या थी वो थी 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे। तो जानते रहिएगा वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के जो प्रकार
प्रकार थे वो थे टोटल 8। 8 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब ये 8 कौन से प्रकार थे विवाह के, नाम बोल दे रहे हैं, आप चाहे नोट कर लीजिए। जी जानते रहिएगा, ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैचास। ये टोटल 8 थे। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैचास। ये टोटल 8 प्रकार के विवाह थे जो प्रचलित थे, जानते रहिएगा। और इनमें जो सबसे प्रमुख था वो था ब्रह्म, जानते रहिएगा। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो जानते रहिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो 563 ईसा पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो जानते रहिएगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है, इसमें जानते रहिएगा। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, तो जानते रहिएगा महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश जिसका नाम था धर्मचक्र प्रवर्तन वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम था, तो क्या था, तो जानते रहिएगा गौतम बुद्ध की जो माँ का नाम था वो था महामाया। महामाया देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध महासम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो जानते रहिएगा प्रथम जो बौद्ध महासम्मेलन जो था वो आयोजित हुआ था राजगृह में। राजगृह देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर ये कहें कि ये जो प्रथम बौद्ध महासम्मेलन हुआ था इसको किसने आयोजित किया था, मतलब किस शासक ने, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जानते रहिएगा अजात शत्रु ने। जानते रहिएगा अजात शत्रु जो कि मगध का सम्राट था, उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का जो प्रथम महासम्मेलन हुआ था वो आयोजित हुआ था, जानते रहिएगा। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं महात्मा बुद्ध किस जाति के थे, तो जानते रहिएगा जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश के थे। तो शाक्य देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो जानते रहिएगा जो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए आ जाएंगे 40 नंबर, देखिए 40 नंबर ऊपर आ जाएंगे। जो क्वेश्चन कट रहे हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है, देखिए ऑप्शन में है जातक, बी नंबर है पिटक, सी नंबर पे निकाय और डी में है उपनिषद। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, जो उपनिषद है जानते रहिएगा ये बौद्ध साहित्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जानते रहिएगा हिंदू साहित्य आप कह सकते हैं, वैदिक साहित्य। ये एग्जैक्टली आप बोलेंगे ये वैदिक साहित्य है, बौद्ध साहित्य नहीं है, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अभिधर्म कोश पुस्तक का लेखक कौन है, तो जानते रहिएगा अभिधर्म कोश नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं वसुबंधु। तो वसुबंधु देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या है, तो जानते रहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने की जो तिथि है वह है 322 ईसा पूर्व। तो 322 ईसा पूर्व देखें कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था, तो जानते रहिएगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो 326 ईसा पूर्व देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का राजा बना था, तो जानते रहिएगा अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर जो है वो राजा बना था मेसिडोनिया का। मेसिडोनिया देखिए कहाँ है, देखिए मेसिडोनिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा मेसिडोनिया को मकदूनिया भी कहते हैं, तो मेसिडोनिया आ जाए या मकदूनिया आ जाए बात एक ही है, जानते रहिएगा। तो मकदूनिया को मेसिडोनिया भी कुछ लोग कहते हैं, तो जानते रहिएगा मकदूनिया याद रखिए, लेकिन मकदूनिया ऑप्शन नहीं दिखेगा तो मेसिडोनिया दिख जाएगा, तब भी समझ जाइएगा। फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरक संहिता किसके समय की रचना है, तो जानते रहिएगा जो चरक संहिता है वो कनिष्क के समय की रचना है। तो कनिष्क देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो जानते रहिएगा जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिरत्न
त्रिरत्न नामक उपदेश को देने वाले थे। किसने दिया था? तो जानते रहिएगा त्रिरत्न नामक जो उपदेश दिया था वो दिया था वर्धमान महावीर ने। तो महावीर देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिरत्न कौन से थे, हो सकता है इस तरह करें, या तीन ऑप्शन में देखिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से त्रिरत्न कौन नहीं है। तो चूंकि त्रिरत्न है तो तीन ही होंगे और एक कोई होगा वो नहीं होगा, तो एक कोई गलत ऑप्शन दे देगा और आपसे गलत ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो कौन से त्रिरत्न है वो नाम भी जानना आपको जरूरी है। तो जानते रहिएगा जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। फिर से बोल दे रहे हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण को त्रिरत्न बोला गया है, जानते रहिएगा। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वर्धमान महावीर स्वामी का देहावसान कहाँ हुआ? तो जानते रहिएगा वर्धमान जो महावीर जो स्वामी थे उनका जो देहावसान जो हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। तो पावापुरी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा क्वेश्चन ये आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए तो मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगर होता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। जानते रहिएगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, और उनका जो देहावसान कहाँ हुआ था वो हुआ था पावापुरी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था। तो जानते रहिएगा वर्धमान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी सदी में। तो 6ठी सदी देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा देता है। देखेंगे ऑप्शन ए में देखिए है सम्यक ज्ञान, बी नंबर पर सम्यक आचरण, और सी नंबर पर सम्यक क्रिया एवं जीव हत्या का निषेध, और देखिए ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा जो जैन धर्म जो शिक्षा देता है वो सभी है, सम्यक ज्ञान भी देता है, सम्यक आचरण भी देता है, और सम्यक क्रिया एवं जीव हत्या का निषेध, मतलब जीव की हत्या करना उसमें मनाही है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी किस जाति से के थे। तो जानते रहिएगा जैन धर्म की जो संस्थापक जो महावीर स्वामी थे वो थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय। तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय देखिए कहाँ आया है, देखिए ज्ञात्रिक क्षत्रिय आया है, ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 39 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है। तो जानते रहिएगा वो महाजनपद है अंग। जानते रहिएगा अंग महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है। तो अंग देखें कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि अंतिम नंद शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो जानते रहिएगा अंतिम जो नंद शासक था वो था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो घनानंद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो जानते रहिएगा अशोक ने जिस धर्म को राजाश्रय जो प्रदान किया था वो था बौद्ध जन्म। बौद्ध जन्म देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि अशोक जो सम्राट अशोक थे उन्होंने किस धर्म को अपनाया था या किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तब भी क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन बौद्ध धर्म, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलिंग के युद्ध में विजयी होने के पश्चात सम्राट अशोक ने तो क्या किया था। देखो ऑप्शन में कलिंग को उसके पुराने शासकों को वापस कर दिया था, नहीं बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर देखिए बी नंबर पे कलिंग के लोगों को अनुमति दे दी थी कि वे अपना शासक स्वयं चुन लें, बिल्कुल ये भी नहीं किया था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर देखिए सी नंबर पे है कलिंग को मौर्य साम्राज्य का एक भाग बना लिया था, ये बिल्कुल सही। तो जानते रहिएगा जो कलिंग की विजय में जब जीतने के बाद जो सम्राट अशोक थे उसको जब जीतने के बाद उसको अपने राज्य का भाग बना लिया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर को हम क्लिक करें। नेक्स्ट नंबर देखिए 50 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का शासन कहाँ था। तो जानते रहिएगा नंद वंश का जो शासन था वो मगध में था। मगध देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो जानते रहिएगा नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। तो जानते रहिएगा महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का जो था संस्थापक था। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि नंद वंश का शासन कहाँ था, मतलब किस एरिया में था, तो मगध में था, जानते रहिएगा। फिर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो जानते रहिएगा मौर्य वंश की स्थापना की थी
चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए इधर आया है क्वेश्चन हमारा, देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने प्रशिक्षण दिया था। तो जानते रहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया था कौटिल्य ने। तो कौटिल्य देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक करें। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन 53 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो जानते रहिएगा यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को जानते रहिएगा सैंड्रोकोट्स बोला गया है। तो सैंड्रोकोट्स देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ। तो देखिए ऑप्शन में है जापान, बी नंबर पर है सुमात्रा, सी नंबर पर है ब्रिटेन और डी में है श्रीलंका। तो जानते रहिए चारों ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। जानते रहिएगा ब्रिटेन में जानते रहिएगा अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया था। तो जानते रहिएगा अशोक द्वारा निर्मित जो सांची का जो स्तूप था उसका जो आकार दुगुना कराया था वो करवाया था सुंग वंश के शासकों ने। सुंग वंश देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 56 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो कहां मिलता है। तो जानते हैं अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 13वें अभिलेख में। 13वां अभिलेख देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मेगास्थनीज कौन था। तो जानते हैं जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की। तो जानते रहिएगा सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में। तो 261 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन किन राजाओं के मध्य हुआ। तो जानते रहिएगा झेलम नदी के किनारे जो प्रसिद्ध वितस्ता का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पोरस एवं सिकंदर के मध्य में। तो पोरस और सिकंदर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो जानते रहिएगा मौर्य वंश के पश्चात या बाद में शुंग वंश की स्थापना जो की थी वो की थी पुष्यमित्र ने किया था। तो पुष्यमित्र देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 67 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो जानते हैं कि सातवाहन वंश का जो सबसे महान शासक था वो था गौतमी पुत्र ताशकर्णी। तो गौतमी पुत्र ताशकर्णी देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को पराजित किया था। तो जानते रहिएगा वो हमें प्राप्त होता है हाथी गुफा से। तो हाथी गुफा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई। तो जानते हैं कनिष्क द्वारा जो शक संवत की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 78 ईस्वी में। देखिए 78 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए ए में है 78, तो इसलिए हम 78 ईस्वी आए हैं ए नंबर पे, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 59 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जानते हैं अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। पाली देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा निर्मित वह स्तंभ लेख जिसके निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है कहाँ प्राप्त हुआ। तो जानते हैं वो प्राप्त हुआ था लौरिया नंदन गढ़ में। तो लौरिया नंदन गढ़ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, लौरिया नंदन गढ़, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था। तो जानते हैं कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी जो सम्राट था वो था कनिष्क। कनिष्क देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिए 62 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो जानते हैं कनिष्क के समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी चतुर्थ, मतलब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी चतुर्थ, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 63 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुषाण वंश के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। देखेंगे ऑप्शन नंबर देखिए ए में है कुषाण राजा विलासी थे, बी नंबर पे कुषाण के पास सेना का अभाव था, सी नंबर पे कुषाण की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, और डी नंबर पे है संयुक्त शासन के कारण कुषाणों की शक्ति का विभाजन हो गया था। तो जानते रहिएगा ऑप्शन हमारा जो डी है, तो जानते हैं कुषाण वंश के पतन के जो कारण था वो मुख्य जो कारण था वो ऑप्शन नंबर डी है,
संयुक्त शासन के कारण कुषाणों की शक्ति का विभाजन हो गया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस स्थान पर अशोक के पुत्र एवं पुत्री महेंद्र जिसका नाम था और जो पुत्री थी वो थी संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो जानते रहिएगा महेंद्र और जो संघमित्रा थे जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थी, उन्होंने प्रचार किया था दक्षिणी पूर्व एशिया में। तो दक्षिणी पूर्व एशिया देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुंग काल में प्रमुख राजधर्म क्या था। तो जानते रहिएगा शुंग काल में जो प्रमुख राजधर्म था वो था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का वध कर किसने 27 ईसा पूर्व में कांड वंश की स्थापना की थी। तो जानते रहिएगा शुंग वंश के अंतिम राजा जो देवभूति जो थे उनका वध करके जिसने कांड वंश की स्थापना की थी वो थे वासुदेव। वासुदेव देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चोल पांड्य और चेरी के राजाओं के विषय में हमें किस साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। तो जानते हैं कि चोल पांड्य और चेरी राजाओं के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है संगम साहित्य से। संगम साहित्य देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त राजवंश का प्रभावशाली राजा समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा। तो जानते रहिएगा समुद्रगुप्त जो थे वो गद्दी पर बैठे थे 335 ईस्वी के आसपास। तो 335 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारते हैं। तो जानते रहिए जो इतिहासकार हैं वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के पुकारते हैं। तो भारत का नेपोलियन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कब सिंहासनारूढ़ हुआ। सिंहासनारूढ़ हुआ या यूं कहिए कि कब गद्दी पर बैठा। तो जानते रहिएगा गुप्त वंश का जो सबसे प्रतापी जो शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो बैठे थे 380 ईस्वी में। तो 380 ईस्वी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया। तो जानते हैं कि विक्रम संवत प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वराह मिहिर नामक गुप्तकालीन ज्योतिषी ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की। तो कौन सी ग्रंथ की रचना की थी वराह मिहिर जो थे, जानते हैं उन्होंने रचना की थी वृहत संहिता की। तो वृहत संहिता देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पांड्यों का केंद्र मतलब राजधानी कौन सी थी। तो जानते हैं जो पांड्य जो थे, पांड्यों का जो राजधानी थी वो थी मदुरई। मदुरई देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ये जो पांड्य आया है ये पांडव नहीं है महाभारत वाले, जानते रहिएगा ये जो है जानते रहिएगा एक वंश का नाम है पांड्य, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 79 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासकों में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा था। तो कौन था। तो जानते रहिएगा चोल शासकों में जो सबसे प्रतापी जो राजा था वो था राज जिसे राजेंद्र भी कहते हैं, राजेंद्र प्रथम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई में है राजेंद्र प्रथम, जानते रहिएगा राजेंद्र प्रथम कहिए या फिर राज। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहां आपको राज मिलेगा, लेकिन इस बुक्स में राजेंद्र नाम दिया था तो मैं भी मान लेंगे कि ये दोनों एक ही हैं। लेकिन जहां राजेंद्र और राज आएगा तो हम वहां राज को ही प्राथमिकता देंगे, जानते रहिएगा। इसलिए हम यहाँ पे फिलहाल ए नंबर को क्लिक कर देंगे, राजेंद्र प्रथम। फिर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातक कथाओं में किसके जीवन की कहानियां हैं। तो जानते रहिएगा जातक कथाओं में बोधिसत्वों की कहानी है। बोधिसत्वों मतलब महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां कहाँ हैं, जातक कथाओं में। तो उनके जो पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उन्हीं कहानियों को ही हम कहते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो जानते हैं कि एलिफेंटा जी या फिर एलिफेंट भी आप कहते हैं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक। नेक्स्ट नंबर देखिए 82 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वेनसांग थे। तो वेनसांग कौन थे। तो जानते हैं कि जो वेनसांग थे चीन के रहने वाले थे और जानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड ये धार्मिक यात्राएं किया करते थे। देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे कहाँ ये देखिए मीनिंग दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, चीन के बौद्ध धर्मी मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले और तीर्थयात्री। तो आपको बताया गया थे ही, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा चीन के बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री थे, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर देखिएगा कि भारत के किस शासक ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो जानते रहिएगा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो ग्रंथ की रचना करने वाला जो शासक था वो थे हर्षवर्धन। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे।
फिर देखिएगा आ जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के जीवन पर पुस्तक किसने लिखी। तो जान रहिएगा हर्ष के जीवन पर पुस्तक जिसने लिखा था वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था। तो जानते हैं पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो था अपराजित वर्मन। तो अपराजित वर्मन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है अपराजित वर्मन, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो जानते रहेगा राष्ट्रकूट जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेट में। तो मान्यखेट देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजा किस धर्म को मानने वाले थे। तो जानते रहेगा जो राष्ट्रकूट जो राजा थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, तो ब्राह्मण देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन करेगा कि हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था। तो जानते रहेगा हर्षवर्धन की बहन का जो नाम था वो था राजश्री। तो राजश्री देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो जानते रहेगा चंदेल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो में। खजुराहो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिए 83 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था। तो जानते रहेगा नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो पटना के पास स्थित था, तो पटना के पास देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो जानते रहेगा पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का जो लेखक था वो था रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया। तो जानते रहेगा चीनी यात्री जो वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए थे। देखिए ऑप्शन ए में है आर्यभट्ट, बी नंबर पे है वराहमिहिर, सी नंबर पे है उपरोक्त दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहेगा गुप्त काल में दोनों ही जानते रहेगा आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों ही वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए थे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में है उपरोक्त दोनों, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि गुप्त काल में आर्यभट्ट भी हुए थे और वराहमिहिर भी थे, जानते रहिएगा। फिर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी। तो जानते रहिएगा हर्ष जो थे उन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी कन्नौज में। कन्नौज देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के सिंहासन पर बैठने का समय क्या था। तो जानते रहिएगा हर्ष के सिंहासन पर बैठने का जो समय है वो 605 या 606 ईस्वी माना जाता है, मतलब 605 कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 606 मानते हैं। तो हम देखेंगे 605 या 606 कहीं आया है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है 605 ईसा पूर्व, तो हम 605 ईसा पूर्व चूंकि आ चुका है इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पर आ जाएंगे 96 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य शासकों में किसे सर्वाधिक योग्य और प्रतापी राजा माना जा सकता है। तो जानते हैं चालुक्य शासकों की बात करें उन्हें सर्वाधिक योग्य और प्रतापी राजा जिनको हम मान सकते हैं वो है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा 97 नंबर देखिए क्वेश्चन करेंगे चोल राजाओं ने शासन की सुव्यवस्था के लिए अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा था, इन प्रांतों को क्या कहते थे। तो जानते रहिएगा उन प्रांतों को कहते थे मंडलम। मंडलम देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर के इतिहास के विषय में सबसे प्रामाणिक जानकारी का स्रोत राजतरंगड़ी है नामक ग्रंथ है जिसकी रचना की थी। तो राजतरंगड़ी की रचना किसने की थी। तो राजतरंगड़ी की जो रचना की थी वो किया था कल्हड़ जी ने। तो कल्हड़ देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो जानते रहिएगा मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण जो कराया था वो करवाया था परमेश्वर वर्मन ने। तो परमेश्वर वर्मन देखिए कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है परमेश्वर वर्मन, तो इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 100 और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसका मतलब होता है रथ मंदिर भी जिसे कहते हैं का निर्माण किसने कराया था। तो जानते हैं कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है जिसको रथ मंदिर भी कहते हैं उसका निर्माण कराया था नरसिंह देव ने। तो नरसिंह देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है नरसिंह देव, तो बी नंबर को हम क्लिक। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर आप करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आज के अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।